हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आप सब बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं उम्मीद करता हूँ आप घर पे सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे और पढ़ाई भी आप कर रहे होंगे। अब तक मैंने आपको जो पढ़ाया है उसकी पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दी है। वो आप अपनी फेयर कॉपी में उसको तरीके से नोट कर लेना, और अगर उसमें कोई डाउट आपको आता है तो आप मुझसे पर्सनली शेयर कर सकते हो भाई। फिर वापस कह रहा हूँ, अगर आपको उसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे पर्सनली शेयर कर सकते हो, वरना आपके डाउट ही रह जाएंगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा है अगर ऑफलाइन क्लास होती तो मैं आपके पर्सनली डाउट शेयर कर लेता, लेकिन फ़िलहाल अभी ऑनलाइन का जो ये प्लेटफॉर्म जो चल रहा है उसमें आप व्हाट्सएप के द्वारा या कॉलिंग के द्वारा अपने डाउट्स रख सकते हो और मैं उनका सोल्यूशन देने की पूरी कोशिश करता हूँ भाई। ठीक है चलो, बाकी समझदार बच्चों समझ जाओगे, थोड़ी थोड़ी दिन जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे और आप चीज़ों को समझते हुए चले जाओगे। और वाकई में ऐसी कोई केमिस्ट्री हार्ड तो है नहीं, और शायद आपको हार्ड लग भी नहीं रही होगी, क्योंकि कंटेंट इस प्रकार से तैयार किया जा रहा है कि आपको ऐसा लगे कि हम 10th में ही पढ़ रहे हैं, हमको 11th के अंदर नहीं आए। इसी प्रकार से कंटेंट को तैयार किया जा रहा है, और जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे आपका लेवल भी आप होता चला जाएगा और आप केमिस्ट्री के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर जाओगे। क्योंकि मैंने आपसे कहा है मेरा जो मोटिव है, यानी मेरा जो लक्ष्य है, वो आपको बोर्ड एग्जाम पास कराना ही नहीं है। मुझे केमिस्ट्री पढ़ानी नहीं, केमिस्ट्री सिखानी है भाई। मेरा मोटिव हमेशा केमिस्ट्री सिखाने के ऊपर जोर रहता है, पढ़ाने के ऊपर नहीं। क्यों पढ़ तो आप किताबों में सकते हो, रट लेते हो आप, तो वो बात मैटर नहीं करती। डिपेंड ये करता है, मैटर ये करता है कि आपको सब्जेक्ट में नॉलेज कितनी है। यानी अगर आपसे उस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ नॉलेज पूछी जाए तो आप क्या क्या एक्सप्लेन कर सकते हो, वो बात ज़्यादा मैटर करती है। खैर, बिना बात किए हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। देखो, हम जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन की, यानी हम ये बात कर रहे थे रासायनिक संयोग के नियम। क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जब भी दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं, परमाणु को इंग्लिश में हम एटम बोलते हैं, एटम के बारे में क्या क्या सिद्धांत थे, क्या क्या थ्योरी थी, वो हमने बताई थी आपको कि जब भी दो परमाणु आपस में सहयोग करते हैं तो उनके जुड़ने का एक व्यवस्थित क्रम होता है। और वो क्रम किस प्रकार का होता है, किस प्रकार भी जुड़ेंगे और किस प्रकार केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगी, इसे समझाने के लिए कुछ नियम दिए गए और उन्हें बोलते हैं हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी रासायनिक संयोग के नियम। और इन रासायनिक संयोग के नियम में हम 6 नियमों की चर्चा करते हैं। पहला नियम बताया था मैंने आपको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा बताया था आपको लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, यानी स्थिर अनुपात का नियम। तीसरा नियम बताया था आपको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, यानी गुणित अनुपात का नियम। फिर बताया था आपको लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, पारस्परिक अनुपात का नियम, ये सिर्फ व्युत्क्रम अनुपात का नियम भी बोलते हैं हिंदी में। फिर हमने बताया था आपको गैलुसाक का नियम और एक आवोगाद्रो का नियम। ये टोटल 6 नियम थे और ये 6 नियम कहलाते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कोई भी अभिक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है या कोई भी जो एटम है आपस में संयोग करके किस प्रकार अभिक्रिया का प्रोडक्शन करते हैं वो समझाते हैं ये नियम। और इस नियम की चर्चा करते हुए हम पहले नियम की बात कर चुके थे, उसको मैं वापस समझा रहा हूं आपको। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा नियम? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हिंदी में बोलते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं हम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। मैंने आपको बताया था इस नियम को देने वाला जो साइंटिस्ट था, यानी जो प्रस्तुतकर्ता कौन होता है, जिसने इसको दिया था वो था अपने पास कौन, बताया था लेवाज़िए। कौन था भाई? लेवाज़िए। और ये दिया गया था 1774 में। अलग अलग बुक में आपको अलग अलग डिटेल मिलेगी, लेकिन मैं जो बुक रेफर करता हूँ उसमें करेक्ट डिटेल होती है। 90% तो करेक्ट डिटेल है मेरे पास। तो ये जो लेवाज़िए है उसने 1774 में ये नियम दिया था, और मैंने कहा था इसका जो प्रायोगिक सत्यापन था, प्रायोगिक सत्यापन, यानी इस नियम को जो देने वाला साइंटिस्ट तो लेवाज़िए था और प्रूफ जो करने वाला साइंटिस्ट था वो था अपने पास लैंडोट। वो कौन था भाई? लैंडोट। अब मैं आपको बताता हूं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम है क्या, तो सुनो बात ध्यान से। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से मतलब ये होता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे आपने ऊष्मागति में पढ़ा होगा कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो कोई दो परमाणु आपस में संयोग कर रहे हैं, सुना बात ध्यान से और वो बात आपको समझ में भी आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल नियम है, कोई स्पेशल नियम नहीं है, कि जब भी दो परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो डेफिनेट उनसे कोई प्रोडक्ट बनेगा। सोचो आप कि मान लो एक एटम ए है और दूसरा एटम बी है, मान लिया हमने,
ये जब दो परमाणु आपस में ऐड होंगे तो मान लो कोई प्रोडक्ट सी बना रहे हैं, इधर वाले क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्पाद। मेरी कोशिश आपसे ये रहेगी कि आप ज़्यादातर जो वर्ड हैं वो इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ लो, क्योंकि बोलना भी आसान होता है और समझना में बेहद आसान होता है। और इनको बोलते हैं रिएक्टेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इनको, रिएक्टेंट। जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनकी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। हिंदी में बोलते हैं हम इसको क्रियाकारक। क्या बोलते हैं, क्रियाकारक। पढ़ाया जाता है आपको 9th-10th में, तो सुना बात ध्यान से कि जब भी दो परमाणु आपस में सहयोग करते हैं तो मान लो एक एटम अपने पास ए था, एक एटम अपने पास बी था, इन दोनों ने आपस में अभिक्रिया करी और एक प्रोडक्ट बना दिया भाई सी। तो ये नियम ये कहता है कि द्रव्यमान को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। मतलब ए और बी का जो द्रव्यमान होगा, बताओ सी के द्रव्यमान के बराबर होगा कि नहीं होगा। भाई मान लो ए का द्रव्यमान, मान लो अपने पास एक्स था, ए का द्रव्यमान क्या था अपने पास एक्स, बी का द्रव्यमान मान लिया मैंने वाई, तो मैं कहूँगा ए प्लस बी का द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। तो भाई जो प्रोडक्ट बन रहा है वो ए प्लस बी से तो मिलकर बन रहा है। भाई इस सी को बनाने में जो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं, यानी इस सी को बनाने में जो उत्तरदायी क्रियाकारक हैं वो कौन कौन है, एक तो ए है और एक बी। तो मैं कहूँ ए का मास अपने पास एक्स था, मान लिया हमने, और बी का मास था अपने पास वाई। तो ये जो सी का मास आएगा, बताओ ए और बी से मिलकर बनेगा नहीं बनेगा। मतलब ये जो मास है बताओ किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, द्रव्यमान को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही आप नष्ट कर सकते हो। मतलब ए का जो द्रव्यमान था और जो बी का द्रव्यमान था वो नष्ट थोड़ी होंगे, वो ऐड होंगे। बताओ प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं बनाएंगे। तो मैं कहूँगा क्रियाकारक का, यानी इस नियम के अनुसार क्या होगा कि क्रियाकारक का जो द्रव्यमान है, कहने का मतलब ये नियम क्या कहना चाहता है, ये नियम एक लाइन में ये कहना चाहता है कि जो क्रियाकारक का जो द्रव्यमान है, जो क्रियाकारक का द्रव्यमान है जब आपकी अभिक्रिया संपन्न नहीं हुई थी उसको क्रियाकारक बोलते हैं। और जो उत्पाद का द्रव्यमान है, जो उत्पाद का द्रव्यमान है वो आपस में क्या होंगे भाई, बताओ बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ये तो कहना चाहता है नियम कि जो क्रियाकारक का द्रव्यमान है बताओ उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि आपने कहा है कि द्रव्यमान को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही नष्ट कर सकते हो। द्रव्यमान को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हो और ना ही क्या कर सकते हो आप, नष्ट। इसका मतलब ये कि जब ए और बी आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उनका जो द्रव्यमान होगा वही द्रव्यमान किसका होगा, प्रोडक्ट का। ना तो उससे कम होगा ना ही उससे क्या होगा, ज़्यादा। तो मैं कह सकता हूँ क्रियाकारक का जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होता है भाई, उत्पाद के द्रव्यमान के। ये नियम कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसे हम दूसरे नाम से इससे बोलते हैं, इसे द्रव्यमान अविनाशिता का नियम भी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं इसको द्रव्यमान अविनाशिता का नियम। क्यों बोलते हैं अविनाशिता, यानी जिसमें द्रव्यमान का विनाश नहीं होता, यानी जिसमें द्रव्यमान की कोई हानि नहीं होती या द्रव्यमान की कोई क्षति नहीं होती, इसलिए इसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी पूरी की पूरी रिएक्शन में जो द्रव्यमान है, जो वेट है, वो क्या रहता है भाई, कांस्टेंट। क्लियर है। फॉर एग्जांपल, यहाँ तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फॉर एग्जांपल इस पर क्वेश्चन भी आते हैं, बता दूंगा किस प्रकार आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपसे कह रहा हूँ कि H2 + O2 मिलके बना रहे हैं 2H2। तो आप जानते हो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 ग्राम होता है। अगर हमारे पास 2 हाइड्रोजन है तो पता 2 ग्राम हाइड्रोजन होगी ही नहीं होगी। ऑक्सीजन का 1 का 16 होता है तो 2 का अपने पास होगा 32 ग्राम। तो 32 और 2 कितने हो गए, 34 ग्राम। तो अगर आपके रिएक्टेंट का परमाणु भार अगर 34 ग्राम आ रहा है तो सीधी बात है इसका जो द्रव्यमान होगा वो भी कितना होगा भाई, 34 ग्राम। तो देखो आप जानते हो हाइड्रोजन का 1 होता है और हाइड्रो कितने हैं, 2 दूनी के 4 है कि नहीं, पता है ना उस चीज को भाई। ये ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, तो 1 का 1 है तो 4 का 4 तो ये हो गए अपने पास, प्लस 100 कितने हो गए, कितने हो गए भाई, 16 दूना 32 हो गए ना भाई। 1 ऑक्सीजन का 16 तो 2 का 32, 32 4 कितने हो गए मेरे पास, 2 दूनी के 4, 32 और 2 34। H2 + O2 बराबर, अरे बैलेंस होगी 2H2 + O2, सही है। 2 दूनी 4 को बैलेंस कर लिया भाई। तो आप इसको बैलेंस कर लेना, 2 से 2 दूनी 4 हो जाएंगे मेरे पास, तो 34 4 38 हो जाएगा। और यहाँ भी क्या हो जाएगा, बैलेंस कर लेना भाई इक्वेशन को। आप इक्वेशन को जब बैलेंस करोगे भाई ऐसे समझ लो ना आप, 2H2 + O2 भाई, बैलेंसिंग का भी विशेष ध्यान होता है, बराबर 2H2। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दूनी 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2 है। अब बैलेंस अभी करिए। अब देखो आप, 1 हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है तो 4 का कितना होगा, 4 ग्राम, प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 ग्राम, 2 का कितना होगा 32 ग्राम, और 32 से जा कितने होंगे मेरे पास, 36 ग्राम। क्लियर है। तो अगर इसका 36 ग्राम है तो इसका भी कितना होगा, 36 ग्राम। तो देख लो आप, 2 दूनी 4 ग्राम तो हाइड्रोजन हो गया और 32 ही हो गया, 32 से 4 कितने हो गए मेरे पास, 36। तो जो क्रियाकारक का द्रव्यमान है
बताओ वही द्रव्यमान प्रोडक्ट का है कि नहीं। इसे बोलते हैं हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसे क्या बोलते हैं हम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। फॉर एग्जाम्पल अपन कहें कि बताओ C+O2 मिलकर CO2 बनाती है। कार्बन का होता है 12, एक का 16 तो दो का 32, तो 32 से 12 कितने होंगे? 44 ग्राम। तो देखो यहाँ कार्बन का 12 प्लस 32, बताओ यहाँ भी 44 ग्राम आएगा नहीं आएगा। मतलब जो द्रव्यमान क्रियाकारक का है वही द्रव्यमान किसका है? प्रोडक्ट का। इसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब विशेष बात सुनो आप ध्यान से। ये जो मैंने आपको नियम बताया है द्रव्यमान संरक्षण का, ये जो मैंने आपको नियम बताया है द्रव्यमान संरक्षण का, उसके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो नियम है वो न्यूक्लियर अभिक्रियाओं में, न्यूक्लियर रिएक्शन, सुना बात ध्यान से, ये जो नियम है वो नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता। नाभिकीय अभिक्रिया जो है उन पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई नहीं होता है। यानी आपका जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो नाभिकीय अभिक्रियाओं, न्यूक्लियर अभिक्रिया जानते हो ना, न्यूट्रॉन बाहर निकलते हैं, प्रोटॉन बाहर निकलते हैं, रेडियो न्यूक्लियर केमिस्ट्री बोलते हैं इसको, आएगी तुम्हारे फिजिक्स में चलती है, केमिस्ट्री में भी आती है, लेकिन वो JEE के सिलेबस में है, वो आपके सिलेबस में नहीं है। मैं फिर भी आपके सामने चर्चा कर लूँगा, ऐसी कोई बात है नहीं। लेकिन आप ये समझो कि जो नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं उनमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें जो क्रियाकारक है और जो उत्पाद है उनका द्रव्यमान शायद अलग अलग होगा। भाई यही तो मतलब है। आप कॉन्सेप्ट को समझो भाई ध्यान से, क्योंकि आपके द्रव्यमान संरक्षण के नियम ने कहा है कि जो द्रव्यमान क्रियाकारक का होता है वही द्रव्यमान अपने पास उत्पाद का होता है। मैं आपसे ही कह रहा हूं कि आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है वो न्यूक्लियर रिएक्शन यानी नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता। इसका मतलब ये है कि इन अभिक्रियाओं में जो क्रियाकारक का द्रव्यमान है, जो उत्पाद का द्रव्यमान है, वो शायद आपस में बराबर नहीं होते होंगे, जब तो नियम लागू नहीं हो रहा। अगर क्रियाकारक का द्रव्यमान अगर उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हो जाता तो मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लागू होता कि नहीं होता। इसका मतलब ये है कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है उनमें जो क्रियाकारक का द्रव्यमान है उत्पाद के द्रव्यमान के शायद बराबर नहीं होगा, या तो कम होगा या ज्यादा होगा, लेकिन बराबर तो नहीं होगा। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो जाता है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है यानी द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो न्यूक्लियर अभिक्रियाओं यानी नाभिकीय अभिक्रियाओं पे लागू नहीं होता। सर ऐसा क्या हो गया? सुनो, जब भी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है, सुना बात ध्यान से, जब भी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है तो कोई ना कोई सी एनर्जी वहां बाहर निकलती है, और वहां जो एनर्जी बाहर निकलती है वो इस फॉर्मूले से निकलती है भाई, डेल्टा इजकल टू mc²। आइंस्टीन का फॉर्मूला ही पढ़ोगे आप फिजिक्स के अंदर, पढ़ा होगा आपने, 10th तक चलता है, फिजिक्स में आ जाता है इतना सा। तो जब भी नाभिकीय अभिक्रियाएं होती है तो उनमें जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो किस फॉर्मूले से निकलती है? mc²। m तो अपने पास होता है मास, और आप जानते हो c क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, पढ़ा है ना आपने तो, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये कितना होता है? 3 × 8, वो 3 × 10 की रेस 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये होता है। जब भी कोई नाभिकीय अभिक्रिया संपन्न होती है तो उनकी जो ऊर्जा है वो इस फॉर्मूले से बाहर निकल जाती है, mc²। अब सोचो, मान लो कोई अभिक्रिया हो रही है A + B और इससे प्रोडक्ट बन रहा है C और साथ में निकल रही है एनर्जी। मान लिया कि ये न्यूक्लियर रिएक्शन हो रही है, मानो कोई अभिक्रिया हो रही है और वो अभिक्रिया कौन सी है? नाभिकीय अभिक्रिया। अब A + B का जो परमाणु द्रव्यमान था उससे बन रहा है प्रोडक्ट भी, और साथ में निकल रही है एनर्जी, और एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी भाई? mc² के फॉर्म में। अब सीखना थोड़ा कॉन्सेप्ट को आप। मैंने कहा कि मान लो ये कोई नाभिकीय अभिक्रिया है, उसमें A + B मिलकर बना रहे C, और जब भी कोई नाभिकीय अभिक्रिया होती है तो एनर्जी बाहर निकलती है, और एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है? mc²। मतलब यहां पे कौन जा रहा है? m, और m का मतलब क्या होता है? मास। अब मास कहां से आया होगा? इन दोनों से मिलकर ही तो आया होगा। तो सोचो, A + B का द्रव्यमान मान लो पहले x था, अब जब प्रोडक्ट बनेगा तो बताओ वो द्रव्यमान क्या x होगा? क्या मैं कहूंगा उस द्रव्यमान में से बताओ एनर्जी, भाई उस द्रव्यमान से एनर्जी बाहर निकल रही है, और एनर्जी में क्या जा रहा है? मास। तो शायद इस प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ मास लेकर तो एनर्जी जा रही होगी ना भाई, क्योंकि एनर्जी किस फॉर्म में निकल रही है? mc²। और m का मतलब होता है मास, और मास का मतलब क्या होता है? द्रव्यमान। मतलब कुछ ना कुछ द्रव्यमान तो इस एनर्जी के द्वारा उस अभिक्रिया में से क्या निकल गया? बाहर। और जब द्रव्यमान बाहर निकल गया तो बताओ क्रियाकारक का जो द्रव्यमान है क्या उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर हो सकता है? क्या मैं कहूँगा बराबर हो सकता था अगर ये एनर्जी यहाँ से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि ये एनर्जी जब जा रही है तो जा तो रही है, लेकिन साथ में किसको लेके जा रही है? मास को। और ये कहाँ पर होता है? ओनली फॉर ओनली नाभिकीय अभिक्रियाओं में। जब एनर्जी मास को लेके चली जाएगी, जब एनर्जी मास को लेके चली जाएगी तो बताओ द्रव्यमान में कमी आएगी नहीं आएगी?
तो मैं कह सकता हूँ क्रियाकारक का जो द्रव्यमान है, बताओ क्या उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा क्या? नहीं होगा। और जब क्रियाकारक का द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं है तो बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बताओ क्या यहाँ पे अप्लाई होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। होगा क्या? बिल्कुल भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। यही कारण है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होता। क्लियर है? ध्यान से देख लो आप इस चीज को। यही क्या कारण है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम लागू नहीं होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम के बारे में क्या क्या पढ़ा हमने? देने वाला साइंटिस्ट था एंटोनी लेवाज़िए, 1774 में दिया गया था और प्रायोगिक सत्यापन लैंडोर द्वारा किया गया था। ये नियम क्या कहता है कि द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यानी पूरी की पूरी अभिक्रिया में द्रव्यमान हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब यह है कि जो क्रियाकारक का द्रव्यमान होगा वही किसका द्रव्यमान होगा? अपने पास उत्पाद का। लेकिन एक बात विशेष है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं पर यह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो मास है वह अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में बाहर निकल जाती है? mc² की फॉर्म में। और अगर एनर्जी mc² की फॉर्म में बाहर निकलेगी तो मास में कमी आएगी, और अगर मास में कमी आएगी तो क्रियाकारक का जो द्रव्यमान है वो उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं होगा। और अगर क्रियाकारक का द्रव्यमान अगर उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर नहीं है तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इस जगह अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल देखो किस प्रकार इसके एग्जाम्पल आते हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल। जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल दे दिया कि कोई अभिक्रिया है ये 2NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं इसको, ये टूटा, इसको गर्म किया और ये टूट गया, और टूटने बना रहा है ये Na2CO3 प्लस CO2 प्लस जल। बैलेंस देख लेना अभिक्रिया को, 2 सोडियम हो गए, 2 सोडियम हो गए, कार्बन 2 हो गए, कार्बन 1 नहीं 2। अभिक्रिया किस प्रकार बैलेंस होती है ये आएगा आपके चैप्टर में, टेंस मत लो आप उस चीज़ की। अभी तो देख लो आप, हाइड्रोजन 2 हो गए अपने पास और हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन के वो 3 दूनी 6, 3 2 5 6, बैलेंस है भाई अभिक्रिया। चलो भाई, उसने कहा ये जो अभिक्रिया है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। और हम भी इस चीज को जानते हैं क्योंकि नाभिकीय अभिक्रियाओं को छोड़कर हमने क्या पढ़ा है कि नाभिकीय अभिक्रियाओं को छोड़कर जितनी भी अभिक्रियाएं होती है मैक्सिमम वे सब किसका नियम के पालन करती है? द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। ठीक है, चलो भाई। तो उसने कहा कि जो आपको ये सोडियम बाइकार्बोनेट दिया गया है इसका द्रव्यमान मान लिया 20 ग्राम। कितना है भाई? इसका द्रव्यमान है 20 ग्राम। और इससे जो Na2CO3 बन रहा है इसका द्रव्यमान बता दिया उसने 12.46 ग्राम, इतना मान लो आप। साथ में जो CO2 निकल रही है उसका द्रव्यमान बता दिया इसने 3.24 ग्राम। तो बताओ, पूछा कि बताओ इसके अंदर जो जल होगा उसकी मात्रा कितनी होगी। यानी आपसे पूछा गया है अगर ये रिएक्शन द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना कर रही है, अगर ये इक्वेशन जो है अगर द्रव्यमान संरक्षण के नियम की पालना कर रही है तो बताओ यहां पर जो है वाटर का वेट कितना होगा। तो पता है हमको, ये तो अपने पास क्या कहलाता है? इधर वाला एरो की इधर वाला क्या कहलाता है? क्रियाकारक, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? क्या बोलते हैं भाई? रिएक्टेंट। और ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? प्रोडक्ट। उत्पाद ही तो है ये, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उत्पाद। हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण के हिसाब से क्रियाकारक का जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होगा भाई? उत्पाद की। तो बताओ 20 ग्राम किसके बराबर रख दूं मैं? 12.46 प्लस 3.24 प्लस इसका द्रव्यमान कितना मान लिया मैंने? x ग्राम। तो इसको जोड़ लो आप, 12.46 प्लस 3.24, 6 4 10, 4 2 6 1 7। जोड़ लेना भाई, जोड़ बार क्यों देख लेना। 6 4 10 हो गए, 4 2 6 1 7 हो गए अपने पास, 3 2 5, यही है ना, 12 3 15 और यहाँ 70 हो गए। तो ये आ गया 20 ग्राम इजगल टू 15.70 ग्राम प्लस x ग्राम। तो बताओ x ग्राम बराबर क्या आएगा? 20 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, घटा लोगे आप? घटाना जानते हो ना भाई सब। 0 7 2 9 आ गए अपने पास, और यहाँ गए 5 4 9, 4.20 हो गए लगभग, 20 ही हुए ना। 0 0 और ये हो गए 10 में से आगे 3 और 4 5 9, 4.30 हो गए, 15 4 19 7 इतने। सही है, अपने पास आ गया x ग्राम बराबर कितना आ गया भाई? 4.30 ग्राम। देख लेना वो मैथ की तो आप प्रॉब्लम देख लेना। तो मैं कहूँगा यहाँ पर जो वाटर निकला है उसकी मात्रा कितनी होगी? 4.30 ग्राम। ठीक है, क्योंकि आपने कहा है कि जो क्रियाकारक का द्रव्यमान होगा वो द्रव्यमान किसके बराबर होगा भाई? उत्पाद के। और आपको 2 उत्पादों का मान तो दे दिया और तीसरे उत्पाद की मात्रा पूछी है। तो मैं कहूँगा ये और बताओ ये आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? जोड़ना आता है आपको? इतनी मैथमेटिक्स आपने सीखी है,
एक्स ग्राम जब निकालोगे बताओ माइनस में जाएगा नहीं जाएगा, चला जाएगा माइनस, निकाल के आ जाएगा अपने पास। इस प्रकार छोटे छोटे एग्जाम्पल आते हैं। और बाकी एक्सरसाइज में इसके ऊपर जो एग्जाम्पल है वो आपको मैं दूंगा, उसके ऊपर हमको चर्चा करनी है। ये नियम है अपने पास द्रव्यमान संरक्षण का। और द्रव्यमान संरक्षण नियम में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो नियम है वो नाभिकीय अभिक्रियाओं पर लागू नहीं होता है। अब जो हम नेक्स्ट नियम की बात करने वाले हैं वो अपने पास है सेकंड नियम। उस नियम का नाम है, पहले इंग्लिश में लिखता हूं फिर हिंदी में लिख दूंगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये बिल्कुल सिंपल नियम, इसको बोलते हैं स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, इसे क्या बोलते हैं हम? स्थिर अनुपात का नियम। सेकंड नियम कौन सा अपने पास? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसे क्या बोलते हैं हम? स्थिर अनुपात का नियम। अब सुनो बात ध्यान से। सबसे पहली बात तो ये कि सर इस नियम को, अरे क्या होता है नियम, वो बात तो बात की है, पहले इस नियम को देने वाला साइंटिस्ट कौन था? तो सुनो, इस नियम का जो प्रस्तुत करता है, जिसने इस नियम को डिस्कवर किया था, उसका नाम अपने पास प्राउस्ट। पूरा नाम तो जोसेफ प्राउस्ट है, लेकिन आप तो इतना देखो प्राउस्ट है उसका नाम। हिंदी में लिख देता हूँ, इंग्लिश में लिख देता हूँ, प्राउस्ट। क्या नाम उसका? प्राउस्ट ने 1779 में 1779 में यह नियम दिया था। और वो नियम कौन सा था भाई? स्थिर अनुपात का नियम। और इसका जो प्रायोगिक सत्यापन है, इसका जो प्रायोगिक सत्यापन है वो किया गया था स्टेस एंड रिचर्ड। दो साइंटिस्ट थे, स्टार्स बोल दो, स्टेस आप बोलो जो बोलो, एंड रिचर्ड, दो साइंटिस्ट थे। इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर इसका किया था प्रायोगिक सत्यापन। किस नियम का? स्थिर अनुपात के नियम का। देने वाला साइंटिस्ट तो था प्राउस्ट, और जो प्रायोगिक सत्यापन करने वाले साइंटिस्ट थे वो स्टार्स एंड रिचर्ड थे। ठीक है, 1779 में दिया गया था और वो नियम दिया गया 1774 में। चलो तो डिस्कवरी बात है। कई बार क्या है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताओ स्थिर अनुपात का जो नियम था उसका प्रायोगिक सत्यापन किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो इन दोनों वैज्ञानिक द्वारा किया गया था। और देने वाला वैज्ञानिक कौन था भाई? प्राउस्ट था। ठीक है, अब हमको ये देखना है, सर कोई बात नहीं, दे दिया जिसने देना था। स्थिर अनुपात का नियम होता क्या है? अगर आप थोड़ा नाम से समझने की कोशिश करो तो लिखा हुआ है स्थिर अनुपात। भाई नियम तो नियम होता ही है, उसमें तो कोई शक है नहीं। नाम लिख रखा है आपके सामने स्थिर अनुपात, यानी जिसका अनुपात क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। कहने का मतलब तो ये, स्थिर मतलब क्या होता है? फिक्स हो जाना, निश्चित रहना। समझ गए ना? मतलब कहना है कि मेरी पोजीशन यहां पर फिक्स है, मतलब मैं वहीं पर जाकर बैठूंगा, उसको बोलते हैं स्थिर हो जाना। क्लियर है? नाम लिख रखा है स्थिर अनुपात का नियम, यानी यहां इस नियम में कोई ना कोई काम ऐसा होने वाला है जहां पर अनुपात क्या रह जाएगा? कांस्टेंट। क्लियर है? उसे बोलेंगे हम स्थिर अनुपात का नियम। यहां तो ये बात आपको शायद क्लियर हो गई कि स्थिर अनुपात के नियम से हम कहना क्या सकते हैं, क्योंकि इस नियम के अनुसार इसका मतलब ये होगा कि यहां पर जो अनुपात है वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। अब हमारा टाइम कंप्लीट हो चुका है। अगले वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और इसके बाद जो दूसरा नियम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दोनों की चर्चा करेंगे। और उसके बाद जब भी नियम कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज शीट दूंगा, डीपीपी जिसको बोलते हैं डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। डीपीपी आपको दी जाएगी, उसका सोल्यूशन आप मेरे साथ शेयर करोगे, और नहीं आता तो मैं तो आपके लिए तैयार हूँ। जब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए केमिस्ट्री।